हेलो माय डियर टीचर्स फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सबको टीचर्स डे की बहुत सारी बधाई हो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि टीचिंग में आना एक प्रोफेशन ही नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपको लगता है आप टीचिंग में आके वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं तो ही टीचिंग ज्वाइन कीजिए। हम सबको बहुत सारी टीचिंग से शिकायतें रहेगी, या फिर हमें कभी सैलरी इशू रहेगा, हमें लगेगा कि काश हम दूसरे प्रोफेशन में होते, या फिर बहुत सारे ऐसे रीजंस रहेंगे। बट अगर अब आप टीचिंग में आ ही चुके हैं, या आप ऑलरेडी बहुत सालों से है, तो मैं बोलूंगी ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने स्टूडेंट्स जो हमारे नेशन का फ्यूचर है उनको हमेशा 100% से बढ़कर दे। ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी बधाई हो। और मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड में बिलीव करती हूँ। तो सबसे पहला मेरा ग्रैटिट्यूड है जिस कॉलेज में मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ी हूँ, मालिनी किशोर सांघवी कॉलेज, जू। फिर मेरा फर्स्ट वर्किंग जहाँ पर मैंने जॉब किया, टीचिंग प्रोफेशन मैंने स्टार्ट किया, एलएस रहेजा जू। जितना कंट्रीब्यूशन मेरा स्कूल और कॉलेज का है उतना ही स्ट्रॉन्ग मुझे एलएस रहेजा ने ही बनाया है। स्पेशली मेरा फर्स्ट बैच जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, और मुझे इतनी ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल्स है जो मैंने फेस की अब तक लाइफ से, वो उन्हीं की नींव से मैं बोलूंगी कि मैंने उस डिटर्मिनेशन से टीचिंग में एंट्री ली। और अब तक मैं बहुत सारी चीजें प्यार से, विशेष से, ब्लेसिंग से अचीव कर चुकी हूँ। और इनफैक्ट अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो आपको पता भी होगा कि मैं किस हद तक सबकी सपोर्ट कर रही हूँ। या फिर मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि सिखिज्म में हमेशा कहा जाता है कि मैं नहीं कर रही हूँ, रब जी करवा रहे, वाहिगुरु जी करा रहे। अगर उन्होंने मुझ पर मेहरबानी और हमेशा मुझ पर आशीर्वाद रहा, तो मैं हमेशा ही आगे आप सबकी सपोर्ट या फिर बहुत अच्छी अचीवमेंट्स के लिए आगे बढ़ सकती हूँ। और मेरा रिसर्च सेंटर डीटीएसएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स मलाड ईस्ट, ये टीचर्स डे मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है कि मेरे नाम के आगे भी अब डॉक्टर लग चुका है। तो एक स्टूडेंट से, एक रिसर्च स्कॉलर से आज मैंने डॉक्टरेट कंप्लीट कर ली है। तो वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और मैं मानती हूँ अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो डेफिनेटली आप टीचिंग में हो, क्योंकि मेरा चैनल नेटसेट और पीएचडी को ही डेडिकेटेड है। या आप टीचिंग में आना चाह रहे हो, या आप टीचिंग में आ चुके हो, तो आप सब जानते हो कि पीएचडी की कितनी वैल्यू है एक टीचिंग फील्ड में। तो मेरा बहुत सारा शुक्राना इन सबको भी। बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ सपोर्ट किया। अगर अब मैं नाम बोलना स्टार्ट हो जाऊंगी तो मेरी वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इन सबको थैंक यू। और इन्हीं की वजह से मैं अपनी रिसर्च सुपरवाइजर डॉक्टर मीता मैम से मिली, जिन्होंने मुझे हमेशा एक फ्रीडम दिया एज अ रिसर्चर कि मैं अपनी थीसिस को, अपने रिसर्च वर्क को और बेहतरीन करती रहूं। तो इन सबको भी मेरी तरफ से बहुत सारा शुक्राना है। फिर मैं प्रेजेंटली आई एम वर्किंग फॉर विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटीज कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, जो हमेशा मेरे हर इनिशिएटिव में सपोर्ट करते हैं, मेरी कलीग से लेके मेरे स्टूडेंट्स तक। तो इन सबको हार्टफेल ग्रेटिट्यूड। और उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी, कभी सीखने की और कभी सिखाने की। क्योंकि अगर हम कभी टीचिंग में आ जाते और अगर हमें साथ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलते रहे तो डेफिनेटली हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो एक टीचिंग जर्नी हमेशा स्टूडेंट से स्टार्ट होती है। हम अगर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स रहेंगे तो आगे हम जरूर बढ़ सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ पीएचडी का एक टॉपिक कराऊंगी आपको, रिसर्च पेपर में एब्स्ट्रैक्ट के बारे डिस्कस करूंगी। बट उसके पहले मैं थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड और बढ़ा के अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। वो टीचर्स जिन्होंने मुझे कभी नहीं भी जानते थे फर्स्ट डे इनिशियली, बट उनने मुझको सपोर्ट किया। तो मुझे बहुत खुशी होती है अगर मतलब मैं कुछ उनके लिए बोल पाऊँ या फिर मैं अपनी कहानी शेयर करूँ। तो एक टाइम पर मैं बहुत शाय गर्ल थी। मतलब आज जो मुझे जानते हैं वो सोचेंगे कि कवलप्रीत अब इतना बोल लेती है। तो एक टाइम ऐसा था कि छोटे छोटे हाथ आंसर्स देने के लिए उठते थे। सो आई वॉज वेरी शाय गर्ल, the one who avoided raising hand and who always doubted her own voice. But my teachers, they saw something in me, and they didn't just teach me subjects or taught me subjects, they taught me courage, काइंडनेस एंड कॉन्फिडेंस। और मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि एक ऐसी चीज है मेरी लाइफ की, एक ऐसा हिस्सा जो अब मैं वापस नहीं ला सकती। मेरे
टीचर, मेरे मेंटोर, मेरे एमकेएस कॉलेज के जो एक्स मैं बोलूँ वाइस प्रिंसिपल थे, जिन्होंने ऑलमोस्ट कॉलेज की नींव रखी थी मालिनी किशोर सांगवित में, डॉक्टर राजेश दरावत। उनका नाम, आज वो मेरे साथ नहीं है बट उनका नाम लेके आज भी मेरे आंखों में एक चमक है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया था कि दुनिया आपके साथ जो भी करे, आप हमेशा काइंड रहोगे। तो आज मैं उनकी लेगेसी कैरी कर रही हूँ कि मैं सेल्फलेस लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ। ठीक है, एक टाइम पर ऐसा भी आता है जब मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, या फिर मुझे लगता है कि मुझे उस टाइम हेल्प चाहिए थी, तो वो एक ऐसा सिलसिला स्टार्ट किया है जो, अगर आपको कभी हेल्प चाहिए और मैं कर सकूं तो आप जरूर मुझको अप्रोच कीजिए। तो ये मेरा, मैं बोलूंगी, एक हमेशा से दिल से शुक्राना रहेगा डॉक्टर राजेश दरावत सर। आज वो जहां भी है, वो उन्होंने हमेशा मुझे अपने लिए एक बेटी से बढ़कर माना। और आज मुझे काफी दुख है इस बात का कि मेरी डॉक्टरेट जब अचीव हुई, मतलब एक टाइम पर मेरी फैमिली से ज्यादा उनको मेरे डॉक्टरेट की फिक्र थी। तो मुझे आज बहुत बुरा लगता है उस बात से, बट खुशी इस बात की है कि उन्होंने बोला था कि मेरी बेटी की पीएचडी जरूर कंप्लीट हो जाए। भले आज वो मेरे साथ नहीं है, उन्होंने मेरी अचीवमेंट नहीं देखी, बट उन्होंने मुझे हमेशा अपने साथ एक बेटी से बढ़कर रखा। तो मेरा उनके लिए भी बहुत सारा ग्रेटिट्यूड है। मे ही सोल रेस्ट इन पीस। My teachers have always encouraged me when I stumbled. They listened to me when I dared to speak. My all teachers made me believe that my voice mattered. Today, I stand not just with knowledge, but with confidence. I have grown because you never gave up on me. तो मैं हमेशा अपने टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे वीडियो से आज जुड़े हुए, मेरा सेशन देखते हैं या आपने कभी मुझे पर्सनली मिले, कि अपने क्लास में आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ हमको आगे, हम उसको बढ़ा सकते हैं, कहाँ उसको पुश की जरूरत है। आज एक ऐसा टाइम आ गया है जब बच्चे न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, या एक ऐसा टाइम है जब बच्चे हमसे मिलना नहीं चाहते, सोशल मीडिया से मिलना चाहते। तो क्या मैं वो बच्चों को ढूंढ सकती हूँ, क्या मैं वो बच्चों में से उनकी टैलेंट ढूंढ सकती हूँ, और क्या मैं उनको एक पुश दे सकती हूँ कि वो अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे तो हम उनको सपोर्ट करें। देखिए, हर क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको टीचर्स का बहुत ज्यादा लाइफ में इंपॉर्टेंस है, या मैं बोलूँ उनको जरूरत है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है उनको क्या करना है, तो शायद उनको हमारी उतनी जरूरत नहीं होगी। बट एक ऐसा स्टूडेंट जो चाहता है कोई इसको पुश करे, कोई इसको सुने, कोई इसको आगे बढ़ाने की क्षमता दे, तो वो स्टूडेंट्स को जरूर आइडेंटिफाई कीजिए। कभी भी क्लास में बिना प्रिपरेशन मत जाइए, क्योंकि एक ऐसा टाइम है ये, जब अगर हम टेक्नोलॉजी से compete कर रहे हैं, अगर मेरे बच्चे ने मुझसे विश्वास खो दिया, उसने मुझसे बेहतरीन मेरी टेक्नोलॉजी से पढ़ लिया, तो फिर ऐसे लगेगा कि मैंने अपनी मेहनत नहीं की। याद रखिए, एक कभी क्लासरूम से सचिन तेंदुलकर बना है, एक कोई फेमस डॉक्टर बना है, एक कोई फेमस एक्टर भी बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई क्या बना है, तो ये किसने बनाया है? एक टीचर ने। अगर वो टीचर ने उस टाइम उस बच्चे का टैलेंट, वो क्रिकेटर के कोच हो या कोई डांस टीचर का स्टूडेंट हो, अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करते तो आज हमको वो हीरा नहीं मिलता। तो अपने क्लास के हीरे पहचानिए, जानिए कि यही बच्चे आगे जाके आपके लिए एक टीचिंग में, मतलब आपको खुद का एक बनाएंगे कि हाँ, मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है। जब आज हम एलुमनाई की बात करते हैं, अगर कोई मेरा बच्चा मुझे कॉलेज आके मिल के जाए, स्पेशली जो ग्रेजुएट हो चुका है, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम लेके आए, और भले दो बात हमसे बात करके जाए, वो खुशी आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो टीचर्स का ये बहुत बड़ा रोल है। टीचर्स हैव हेल्प मी ब्रेक थ्रू माई शेल एंड डिस्कवर द स्ट्रेंथ आई नेवर न्यू आई हैड। एंड मैं अगर आज स्पेशली जो टीचर्स है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जैसे मैं एमकेएस सांघवी कॉलेज को, जू को बहुत ज्यादा हमेशा थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि वहां पर आके जो मेरी ग्रोथ हुई है वो मेरी पहले कभी भी नहीं थी। तो इट इज माई मतलब रिक्वेस्ट, अगर आप वो टीचर हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो जरूर मतलब एक याद रखिए कि आपने एक ऐसा बच्चा बनाया है जो आज आगे दूसरे फ्यूचर, मतलब नेशन का फ्यूचर बना रहा है। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा शुक्राना है। I want to say that thank you for seeing the girl I could become even when I couldn't see it myself. To all my teachers, कोई भी लेवल पर थे, या फिर उन्होंने मुझे पुश किया, या उन्होंने मुझे बोला तुम इंडिपेंडेंटली कर सकती हो, तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ग्रोथ, दिस जर्नी, इट्स बिकॉज ऑफ यू। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थैंक यू। एंड दिस वीडियो, अगर आज आपको मैं गाइडेंस देने जा रही हूँ, तो वो मैंने इतना एक्यूमुलेशन किया है। और ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको मैं नेट सेट की जर्नी में मिली हूँ, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कवलप्रीत जाके सेशंस डिलीवर कर सकती है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारा थैंक यू।
पीएचडी एक ऐसा टाइम रहता है जब आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, आपको ऐसे लगता है कि हम लॉस्ट अपनी वर्ल्ड में। तो बहुत सारे मेंटर्स मुझे उसमें से मिले, जैसे डॉक्टर नीरज कौशिक सर, जिनकी तो हमेशा वीडियोस देख के सेशन सुन के मैं भी सीखती हूँ और आगे वो नॉलेज पास करती हूँ। तो मेरा उनको भी बहुत सारा थैंक यू है। इन्यूमरेबल पीपल हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन माई एकेडमिक लाइफ, तो उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू है। और मैं हमेशा कहूंगी, अगर आज आप टीचर हो या आज आप मेरे टीचर रह चुके हो, तो आप प्लीज वो कंटिन्यू करते रहिए। कि अगर आज मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं थी और आज मुझे लगता है मैं कुछ हूं, तो ये सब आपको थैंक यू है। मैं बहुत सिखिज्म में विश्वास रखती हूँ, तो वाहिगुरु जी ने बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी है, मुझे उन लोगों से मिलाया है जो मेरी खुशी और मुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ, हेल्प पीपल वेन एवर पॉसिबल एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। क्योंकि मेरे काफी मेंटर्स ने मुझे हमेशा सिखाया है, तुम अपना काम करती रहो, आगे तुमको क्या फ्रूट मिलना है, आप कौन से आप लेवल पर जाने वाले हो आपको भी नहीं पता है। अब तो लाइफ ऐसी होगी कि टेम्पररी सी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो आगे कब क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो जितना हम अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करिए। अगर आप किसी का हेल्प नहीं कर सकते तो उसको तंग भी मत कीजिए, अगर हेल्प कर सकते हैं तो जरूर कर। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ आपके साथ सेशन पर। मेरा इतना सुनने के लिए आपको थैंक यू है। मैं जनरली ऐसी वीडियोस कुछ नहीं बनाती हूँ, बट यस, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आज मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर कवलप्रीत कौर लगा पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए भी एक अचीवमेंट है। और अगर मैं आपको हेल्प कर पा रही हूँ और आप हमेशा मुझे ग्रेटिट्यूड देते हो, या फिर आपको लगता है कि आप मेरे वजह सपोर्ट से कभी नेट सेट क्वालिफाई हुए, या मैंने आपको कभी कोई लाइफ के एकेडमिक स्टेज पर हेल्प किया या पर्सनली, तो मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए। मतलब एक टाइम पर आई वांटेड टू लीव दिस लाइफ, मेरा इनबॉक्स आज फुल है, मुझे एसएमएस है, मुझे हर जगह पर, व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया पर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे एक एक को रिप्लाई करना है, मुझे स्टैंडर्ड थैंक यू भी नहीं करना है, बिकॉज एक टाइम पर मैंने वो लाइफ चाही थी। एंड अगर वो कहते हैं अगर आप वो लाइफ जी रहे हो आज, तो यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, बिकॉज कल किसको पता है, आज जो हम इंजॉय कर रहे हैं अगर वो कल नहीं रहा तो यस, इसी के साथ मैं अपने ये ग्रेटिट्यूड के शब्द खत्म करती हूँ और मैं आ जाती हूँ सेशन पर। ठीक है, तो चलते हैं सेशन पर। मैंने आपको अब तक बहुत सारी वीडियोस ये कवर कर दिया है, चलिए अब मैं आती हूँ रिसर्च पेपर के एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर। ठीक है, अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और मेरे एक सजेशन भी हमेशा सबको रहता है कि आप जब मेरे सेशन से जुड़ रहे होते हो, तो आप अपनी नोटबुक बुक्स लेके आइए और साथ में कोशिश कीजिए कि नोट्स बना लीजिए, या तो फिर एक बार सुन लीजिए और फिर आगे जाके आप उसको जरूर वापस वीडियो देख के पॉज करके स्क्रीनशॉट्स लेके अपने नोट्स में डायरी बना के आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, चलिए, तो अब मैंने अब तो अब तक बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च टॉपिक एंड टाइटल, या फिर मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, आप रिसर्च सीखे, तो इसके ऊपर अभी मेरे पास है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होती है, समरी और एग्जीक्यूटिव रहती है। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, the challenge with abstract is generally when we are writing for a conference or where we need to submit our paper, they first ask us to send the abstract. Okay, so what happens is we all are so much busy in our lives that we are not able to write the full paper first and then we send the abstract. ओके अब यहाँ पर चैलेंज क्या होता है ना, वो लोग एब्स्ट्रैक्ट तो मांग रहे हैं और हमारे पास डेडलाइन होती है, तो अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट भेजना होता है तो मेरे पास फुल पेपर नहीं है। तो अगर मैं फुल पेपर नहीं है तो मैं क्या करूं, तो आपको ये याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली, देखिए रिसर्च कोई सिलेबस नहीं है, और मैं हमेशा अपनी वीडियोस के पहले डिस्क्लेमर देती हूँ कि पीएचडी रिसर्च और रिसर्च पेपर सब्जेक्टिव है। मतलब हमेशा वो करिए जो आपकी यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस कह रही है, आपके रिसर्च सेंटर की गाइडलाइंस है। आप कभी भी ड्यूरिंग पीएचडी, जब आपके साथ मेंटोर एसोसिएटेड है पीएचडी गाइड, आप उनकी परमिशन और डिसीजन के बिना कुछ मत करिए कि मैंने ऐसे बोल दिया इसलिए आप वो मत कीजिए। और अनदर थिंग, अगर आप कोई जैसे स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स ट्राई कर रहे हैं या कोई भी जर्नल ट्राई कर रहे हो, आप देखिए उनकी गाइडलाइंस क्या बोलती है। ठीक है, आप अकॉर्डिंगली वैसे कीजिए। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट, मेरे हिसाब से इसको हमेशा एंड ऑफ द पेपर लिखना चाहिए, बिकॉज इट इज समथिंग दैट समराइजेस, इट इज एग्जीक्यूटिव समरी है वो पेपर की। ठीक है, तो वो एंड में लिख सकते हैं। अगर आपने पहले पेपर लिखा और समरी बनाया तो बहुत ईजी है, बट अगर पहले मैंने टॉपिक डिसाइड कर लिया, कॉन्फ्रेंस आ गया, किसी ने मुझे बोला आप पेपर कर दो, तो मैंने कुछ भी लिख के भेज दिया, ठीक है, मतलब और फिर वो भी सेलेक्ट हो गया, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैंने बराबर एब्स्ट्रैक्ट लिखा
बट एब्स्ट्रैक्ट से पेपर जाना बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि फिर अब तक अपने पेपर नहीं बनाया, ठीक है। तो व्हेन टू राइट एब्स्ट्रैक्ट, या तो आप पहले कहानी फिक्स कर लीजिए कि क्या लिखने वाले हैं, और तो इसके लिए अब मैं गाइडलाइंस दे रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं, हमको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट टॉपिक आर यू इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टिगेट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एब्स्ट्रैक्ट एक है ना तुम्हारा पेपर का मार्केटिंग कर रहे हो आप, एडवर्टीजमेंट, कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं आपका पेपर, आपका राइटिंग। और ये पेपर्स वाले कॉन्फ्रेंसेस वाले हमसे पेपर पहले क्यों मांगते हैं एब्स्ट्रैक्ट? Because they want to analyze whether our paper fits into that domain, maybe that category or theme, and they want to know whether we will be able to do justice to the paper or not. अभी आप जब एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, आप कभी ग्रामेटिकल इश्यूज या XYZ रीजंस रहेंगे, तो उनको समझ आ जाएगा कि उनको क्या क्वालिटी ऑफ पेपर्स मिल रहा है। ओके तो इसलिए आपको ध्यान से एकदम पेपर लिखना, ठीक है। ये हमारा एक एडवर्टीजमेंट है पेपर का, मार्केटिंग है, मेक इट सो अट्रैक्टिव दैट पीपल वुड लव टू रीड योर पेपर। जब आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा, तो आपको क्या याद रखना है कि लोग आपका सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, और अगर एब्स्ट्रैक्ट में ही गलतियां है तो nobody is going to read your paper. So remember a few points which we must incorporate, we must write in your research paper. So first, in your abstract, sorry, what topic are you investigating? So here it should include the importance of the study, the paper, the current status and the need. क्यों ये टॉपिक की जरूरत है और आपने कौन सा गैप आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। मेरी प्रीवियस वीडियो पर मैंने आपको गैप्स एक्सप्लेन किए थे डॉक्टर नीरज कौशिक सर के वीडियो और सेशन सुन के, ठीक है। तो उसमें कैसा था कि अगर आज कोई इस्टेब्लिश जर्नल है जो पॉपुलर है, वो कोई भी गैप थ्योरी या कंट्रीब्यूशन के बिना आपका पेपर सेलेक्ट नहीं करेगी। तो आपको याद रखना है जो आप टॉपिक के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो वो आपके एब्स्ट्रैक्ट में आना चाहिए। कौन सा गैप आपने आइडेंटिफाई किया कंट्रीब्यूशन, और आप उसको क्या स्टेट है, मतलब अब तक क्या स्टडी हो गई थी, आपने कैसे ढूंढा गैप, वो आपको बताना जरूरी है। किसमें? एब्स्ट्रैक्ट में। व्हाट क्वेश्चन डिड यू ट्राई टू आंसर, मतलब यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या तो आपने क्या काम किया, आपने गैप आइडेंटिफाई किया था, आपने वेरिएबल बनाया कि ये भी एसोसिएट हो सकता है थियोरी से, तो आपने क्या ढूंढा, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी और आपने उसको कैसे एड्रेस किया, ठीक है। फिर हाउ डिड यू ट्राइड आंसरिंग इट, अब यहाँ पर आज आएगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेथड्स, कौन से टेक्निक्स, डेटा कैसे कलेक्ट हुआ। सपोज आप एथनोग्राफिक स्टडी कर रहे हैं, अब तक अगर आपको एथनोग्राफिक स्टडी नहीं पता है तो आप मेरा रिसर्च एप्टीट्यूड नेट सेट के लिए वीडियोस जो हेल्पफुल है उसमें भी मैंने डिस्कस किया, आप चेक कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट है मेरी आओ रिसर्च सीखो पर, आप वो चेक कर सकते हैं। आपने कैसे आंसर किया, ठीक है, मेथोडोलॉजी, क्वेश्चनएयर, सैंपल साइज, ये सब आ जाएगा। तो कैसे लिखना शॉर्ट में वो मैं आपको बताऊंगी। आपने क्या फाइंड आउट किया स्टडी से, क्या था मेजर रिजल्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके व्हाट डज दिस से अबाउट द टॉपिक यू आर इन, अब वो प्रेजेंस आप क्या बता रहे हो एंड में अपने टॉपिक के बारे में, आपने क्या बताया अपनी स्टडी से। सो व्हाट इज द बिग पिक्चर, यू हैव टू प्रोवाइड अ वन पैराग्राफ समरी ऑफ द होल स्टडी, ठीक है। सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, योर सर्विस, योर पेपर, योर कंटेंट इन वन पैराग्राफ। कितनी रिक्वायरमेंट एब्स्ट्रैक्ट, कितनी लाइंस होनी चाहिए, अगेन गो बैक टू द गाइडलाइंस ऑफ द रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी और द जर्नल इन विच यू प्लान टू पब्लिश योर पेपर। वहां पर पता होगा एब्स्ट्रैक्ट कितने वर्ड्स में आएगा। ओके इट शुड बी केयरफुली फ्रेम्ड। क्यों केयरफुली फ्रेम्ड होना चाहिए? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट को बहुत ही शॉर्ट रखना है, लिमिटेड में, और कंप्रिहेंसिव, मतलब वो सारी चीजें आनी चाहिए जो एक पेपर में हम बनाने वाले, लिखने वाले, एंड इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर पेपर। पूरा खाना बनाना है, टेस्ट करने के लिए, नमक के लिए पूरा पेपर नहीं खाना है, एंड वर्क इज कंसिडर्ड फर्दर। तो इस बेसिस पर आपके एडवर्टीजमेंट, आपके मार्केटिंग पर ये पेपर एब्स्ट्रैक्ट देख के आपका वर्क आगे एक्सेप्ट होगा कि नहीं, रिसर्चर आपका पेपर पढ़ेगा कि नहीं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए सेलेक्ट करेगा कि नहीं, ये इसी पर डिसाइड होगा। सो व्हेन वी नीड टू फ्रेम, व्हेन डू वी राइट, ओके आई सजेस्ट ओनली आफ्टर द कंप्लीट बॉडी ऑफ द पेपर इज रेडी। ओके सो क्या क्या आना चाहिए, टॉपिक कौन सा इन्वेस्टिगेट किया, क्या क्वेश्चन को आंसर किया, हाउ डिड यू ट्राइड आंसरिंग इट, व्हाट डिड वी फाइंड, एंड व्हाट डज दिस से अबाउट द टॉपिक यू आर इन्वेस्टिगेटिंग। ठीक है तो आपको इतना समझ आया। अगर अब तक आप नहीं जुड़े हो तो मैं कहती हूँ बुक्स लेके आओ, नोट्स बनाओ। आज कवलप्रीत मैम के साथ रिसर्च पेपर के एब्स्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया। अब ये एक पेपर है डॉक्टर केयूर नायक सर का,
ही इज प्रेजेंटली डायरेक्टर ऑफ गरवारे इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। अभी इनका एक रीसेंट पेपर पब्लिश हुआ है, और अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और क्योंकि हमको जिनके भी पेपर हम रेफरेंस करते हैं उनको सोर्स और साइटेशन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एकेडमिक प्लेजरिज्म से दूर रहिए। किसी का भी आप कंटेंट यूज करते हो तो आपका ड्यूटी आप उनको क्रेडिट भी दे, ठीक है। जैसे आप मेरी वीडियोस किसी भी अदर यूजफुल आपको कंटेंट लगता है तो आपको मुझको भी क्रेडिट देना चाहिए। This paper is published in Taylor and Francis. This article was received to the journal in November 24, but however after revisions it was accepted in 9th April. तो सोचिए कि इस लेवल तक की मेहनत करनी होती है, पेशेंस रखना होता है पेपर पब्लिकेशन का। ओके, तो रिविजिटिंग टुमारो, जेन्स इनोवेशन ड्रिवन डेस्टिनेशन लॉयल्टी थ्रू डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियोरीज। जब पहली बार कुछ पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता है ये पेपर किस बारे देखते थोड़ा सा। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखा उन्होंने, अब मैं वापस अपने स्लाइड पर आती हूँ जहां पर मैंने बताया कि एक एब्स्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए। देखते हैं, यही सारी चीजें यहाँ पर कवर हो चुकी है, ठीक है। तो व्हाट टॉपिक यू आर इन्वेस्टिगेटिंग, व्हाट क्वेश्चन डिड यू ट्राई टू आंसर, हाउ डिड यू ट्राई आंसरिंग इट, व्हाट डिड यू फाइंड, व्हाट डज दिस से अबाउट द टॉपिक यू आर इन्वेस्टिगेटिंग, एंड कब फ्रेम करना है, मैंने आपको बता दिया। तो डेस्टिनेशन मार्केटर्स आपको पता होना चाहिए, strategically choose innovative networks and create content tailored to the unique features of the destinations and the interest of mass travelers। तो पहले टॉपिक के बारे बता रही है और ऑडियंस एक तरह से पता लग रही है। द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ द स्टडी, तो ये हम कौन सा रिसर्च क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, is to understand how these innovations are accepted by the target tourist and how they process the information provided by this technological innovation in decision making on the adoption of innovations by Gen Z international tourist। तो Gen Z है हमारा टारगेट ऑडियंस, इंटरनेशनल टूरिस्ट है। अब प्राइमरी इंटेंशन इस पेपर की क्या है स्टडी की, कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो इनोवेशंस करते हैं ये डेस्टिनेशन लोग वाले जहां पर लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, वो क्या एक्सेप्ट होती है टारगेट टूरिस्ट, एंड उनका इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं टेक्नोलॉजी वाली दुनिया है हमारी, उसमें डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प होता है, ये कौन यूज कर सकता है, जेनजी, ठीक है, इंटरनेशनल टूरिस्ट। द डेटा वर कलेक्टेड, अब हमने कैसे ये अचीव किया, तो डेटा वर कलेक्टेड फ्रॉम 519। तो हम पूछते हैं ना कितने, देखिए रिसर्च पेपर्स के लिए भी सर ने 519 यूज किया। सर के साथ काफी ऑथर्स हैं जिनका नाम मैंने बोला नहीं बट यहाँ पर मेंशन है। The data were collected from 519 Gen Z international tourists of different countries using the SurveyMonkey web portal. The questionnaire and path analysis was performed through the bootstrapping method in Smart PLS4 using SEM, ANN and NC approaches. तो कौन से statistical tools, techniques, software use हुए? The investigation suggests, अब स्टडी ने क्या सजेस्ट किया है, that compatibility, रिलेटिव एडवांटेज एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, मतलब ये वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स रह गए, आर द सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर्स। तो रिजल्ट क्या आया कि ये तीनों सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर्स है ऑफ द इनोवेशन एडॉप्शन प्रोसेस। अगर आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन कभी पढ़ चुके तो आपको पता होगा डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थियोरी क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियोरी क्या है, या लॉयल्टी का मतलब क्या है, ठीक है। ये डोमेन स्पेसिफिक है, तो मैं कॉमर्स मार्केटिंग से हूं। It is further found that adoption of innovation significantly affects the intention to revisit tourist destinations। तो ये स्टडी ने फाइंड आउट किया कि जब इनोवेशन सिग्निफिकेंटली यूज किया जाएगा तो टूरिस्ट वापस रिविजिट करने का सोचेंगे। द रिसर्च इंडिकेट्स दैट टेक्नोलॉजी कैन इनहांस विजिटर अवेयरनेस। तो ये रिसर्च ने क्या बोला है कि ये जो अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उसके वजह से तो विजिटर्स अवेयरनेस बढ़ेगी, सेफ्टी और एप्रिसिएशन, मेकिंग एक्सपीरियंस मोर विविड एंड मेमोरेबल। व्हाट इज विविड, इट मीन्स बहुत क्लियर और मेमोरेबल, तो लोग वापस आए। द रिजल्ट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। तो आपको टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना है एज अ स्ट्रेटेजिक वेपन, मतलब वो एक जरूरी चीज बन गई है फॉर डिफरेंशिएशन एंड सस्टेनेबल विजिटर लॉयल्टी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर पॉलिसी मेकर्स। तो हमने स्टडी कहाँ कंट्रीब्यूट की है, पॉलिसी मेकर्स, एंड इंसेंटिव शुड बी ऑफर्ड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू सपोर्ट द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ टूरिज्म, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आ चुका है अब तक कि मैं क्या बात कर रही थी। और ये याद रखिए कि मैंने ये सारे क्वेश्चंस यहाँ देखिए एड्रेस हो चुके हैं।
एब्स्ट्रैक्ट की गाइडलाइंस अगर आपको जर्नल्स ने दी है तो वो यूज कीजिए, अदरवाइज यू कैन कंसिडर दिस। और मैंने भी यहाँ पर सोर्स दिया हुआ है, मैंने कहाँ से यूज किया है, ठीक है। मैं भी हमेशा एक्नॉलेजमेंट जरूर देती हूँ, क्योंकि एक तो मैं यूट्यूब पर भी अपने सेशंस अपलोड करती हूँ, और दूसरा आपको याद रखना है कि आपको कॉपीराइट, प्लेजरिज्म, ये सारी चीजों से भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप सो आपको रिसर्च पेपर के समरी एब्स्ट्रैक्ट के बारे समझ आ चुका है। अगर आपको लगता है मैं आपके लिए कोई वीडियो बना सकती हूँ, आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, मैं कॉलेजेस के लिए सेशंस भी डिलीवर करती हूँ, तो आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं एज अ रिसोर्स पर्सन। एंड मेरी तरफ से आपको फिर से टीचर्स डे की बधाई हो। एक टीचर को हमेशा जिम्मेदार रहना है और अपने फ्यूचर के लिए और अपने साथ अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए भी सोचना है। अगर अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी आप मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन के लिए। अगर आप नेट सेट पढ़ रहे हो तो आपका नेट सेट क्वालिफाई हो जाए, और अगर आप पीएचडी और रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट सेशंस में। टिल टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड मे यू अचीव व्हाट यू वांट।